आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है बीपीएससी में पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक का अभी तक का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें से सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और आज से कंटिन्यू एक वीडियो आएगा। इस पर रोज़ हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 70वीं बीपीएससी को बहुत दिन नहीं रह गया है, बहुत कम दिन बचा है। तो 70वीं बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले। तो इसीलिए आज से हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन लेके आए हैं, बीपीएससी का घटना चक्र लेके आए हैं, जिससे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख सकें और याद भी कर सकें। तो देखना ज़रूरी है। आज से कंटिन्यू वीडियो इस पे आएगा। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। हर सब्जेक्ट का अलग अलग आएगा। जैसे कि आज हम लोग लेके जो आए हैं वो उसमें हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सारा एक ही वीडियो में रहेगा। जैसे अगर हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एक ही वीडियो में अभी तक बीपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा एक ही वीडियो में रहेगा। आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं तक जितना एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर कल जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा आपको मिडाइवल हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है शुरू से अभी तक में बीपीएससी में वो सारा रहेगा। तो एक दिन में जो है यही कोशिश रहेगा कि हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाए। बहुत लोगों का कहना था कि प्रीवियस ईयर पे बनाइए, वीडियो बनाइए, बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हम लेके आ गए हैं आज से। तो एंशिएंट हिस्ट्री आज हम लोग पहला वीडियो आएगा। पहला वीडियो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और हम जो पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है कि आप लोग को आ रहा होगा। बहुत क्वेश्चन जो लगेगा कि नहीं इसका ये पढ़ना चाहिए डिटेल्स में, तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए निकलेंगे, पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा उसका बॉक्स वाला भी पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो लगेगा कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है, कवर भी करना है, फिर रिवीजन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो पे इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहता है। आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल से। कंटिन्यू अभी से बीपीएससी तक लगातार घमासान चलते रहेगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का है, पहला क्वेश्चन है ये। देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में प्री में पूछा गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। इसमें हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, इसीलिए आप लोग अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग अपने मन में आंसर देते रहिए, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा या वो होगा, जो देख लीजिए आप लोग। ज़्यादा समय इसमें नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, एक ही दिन में ख़त्म करना है एंशिएंट हिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। आप लोग क्वेश्चन से अवगत हो जाइए, देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। भारत उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन स्थल किसको माना जाता है? मेहरगढ़ को, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहड़ा देव है। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोहड़ा देव भी कभी कभी कंफ्यूजन में आदमी लोहड़ा देव भी मार देता है और मेहरगढ़ भी, तो इसीलिए इसको हम पढ़ना जरूरी समझ रहे हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो कि 7000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोज के आधार पर क्या हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के स्थित लोहड़ा देव को माना गया है। इसीलिए दोनों में
कन्फ्यूजन रहता है। तो हालांकि देखिए यहाँ पे अगर लोहरा देव देगा तो मेहरगढ़ नहीं देगा ऑप्शन में, मेहरगढ़ देगा तो लोहरा देव नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर देगा भी तो यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि नवीनतम खोज के आधार पर लोहरा देव और प्राचीनतम खोज के आधार पर मेहरगढ़, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ देखिए कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नर्मदा घाटी। पढ़े होंगे आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। पढ़ देते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौड़ा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? सबको पता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भीमबेटका स्थल है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, चित्रकला के सैकड़ों नमूने यहाँ पे मिलता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। देखिए पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये मिलाने के लिए दिया है। तो मिलाने के लिए क्या दिया है, तो नवपाषाणकालीन स्थल है और इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान है, इसको मिलाना है। तो उतनूर जो है, उतनूर हो जाएगा तेलंगाना, याद रखिएगा। उतनूर नवपाषाणकालीन स्थल है और ये स्थलों के स्थान है, तेलंगाना जो है उतनूर हो जाएगा। चिरांद सबको पता है, चिरांद हो जाएगा बिहार, ठीक है। उसके बाद देखिए गुफकराल हो जाएगा आपको कश्मीर, गुफकराल हो जाएगा कश्मीर। और पयमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु, पयमपल्ली कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर ए का 3 बी का 4 है, कहाँ पे देख लीजिए, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये भी मिलाने के लिए दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए मिलाते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, तो ताम्रपाषाण युगीन स्थल दिया है और ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की नदियाँ दिया है यहाँ पे, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिलाइए आप लोग, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आहार है, आहार का हो जाएगा बनास नदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कायथा, कायथा हो जाएगा आपको काली सिंध, कायथा हो जाएगा काली सिंध, कहाँ है देख लीजिए काली सिंध। उसके बाद है स्वालदा, स्वालदा का हो जाएगा, स्वालदा का हो जाएगा ताप्ती। और मालवा है उसके बाद, तो मालवा का हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4 आहार का हो जाएगा बनास, बी का 3 कायथा का हो जाएगा काली सिंध। उसके बाद सी का 1 स्वालदा का हो जाएगा ताप्ती और मालवा का हो जाएगा नर्मदा, इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। तो पहला चैप्टर में बस 6 क्वेश्चन था। अब आगे देखिए सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति स्टार्ट हुआ है। अब ये पढ़ते इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, लोग प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक में कन्फ्यूजन में रहता है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है, तो ये आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है, बीपीएससी में पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, सही है। और यहाँ नगर और कस्बे की एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदारो को विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। पूछता है कभी कभी विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल को जाना जाता है। याद रखिएगा कि मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। कौन से नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल है कहाँ पे? गुजरात में। याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है ये भी हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल हो जाएगा। लोथल और सुतकोता जो था ये हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा? लोथल। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य रूप से लोथल और सुतकोता भी था, लेकिन मुख्य रूप से हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा गुजरात में है? लोथल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में। याद रखिएगा, कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर था जो सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था, बाकी बैल और हाथी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका भी आंसर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक दिया है। तो चलिए इसका पढ़ते हैं, बॉक्स में क्या दिया हुआ है? टेराकोटा का हल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्नगत विकल्पों में बनावली जो हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज हुआ। हल की खोज मेन रूप से जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से ही खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। जुते हुए खेत पता है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ टेराकोटा का हल की भी प्राप्ति हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगन से। इसके लिए अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कहाँ से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। देखिए 56वीं बीपीएससी 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा है 2015 में, लगातार 56वीं में और 59वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण है देख लीजिए, आजकल यही क्वेश्चन पूछता है। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? वी.ए. स्मिथ नहीं थे। बाकी आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स जो थे ये जो है आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। बाकी वी.ए. स्मिथ जो थे ये संबंधित नहीं थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः रंग का जो उपयोग हुआ था वो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 900 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का वैदिक काल। तो अब हम लोग वैदिक काल में आ गए हैं। देख लीजिए वैदिक काल पढ़ते हैं। वैदिक काल में क्या पूछा था क्वेश्चन? देखिए ये 69वीं बीपीएससी का ताज़ा क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ से। देखिए 69वीं बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन आप लोग मिला सकते हैं।
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर था जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन राजगृह। आजकल के कोचिंग सेंटर वाले सब जो है देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा बना के रखते हैं कि क्वेश्चन लग रहा है कि मतलब सीडीएस में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बीपीएससी का लेवल जो है मान के चलिए कि क्वेश्चन का उतना भास्ट नहीं बनाना चाहिए जितना भास्ट ही लोग बना देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नॉर्मल ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा या आपको सोचना पड़ेगा या आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, गहराई से पढ़ के जाना होगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है या ये इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सेट में जो आजकल कोचिंग में सेट किया जाता है क्वेश्चन, लगता है कि मतलब कितना हार्ड क्वेश्चन बनाए कि बच्चा बोलेगा कि नहीं इस कोचिंग में दम है। तो सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। सेट कभी भी बनाना चाहिए किसी भी कोचिंग वाले को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाना चाहिए कि क्या लेवल पूछ रहा है, क्या कैसा पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ये देख के बनाना चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? अब बताइए कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? सबको पता है 9वां मंडल जो है पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। ठीक है। और 10वां मंडल में बताइए क्या कहा गया? 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो 3रे मंडल में है। 7वां मंडल में क्या है? तो सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो था वो आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त है। आगे देखिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? फिर से क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल देखिए लगातार रिपीट किया है। 40वीं बीपीएससी में देखिए 1995, 1997, 98 में दोनों में पूछा गया है। 42वीं बीपीएससी और 40वीं बीपीएससी में देखिए एक ही क्वेश्चन घूम रहा है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसे पे पर नामांकित देवता को समर्पित है, यानी कि देवता सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है। कितने सूक्त है उसमें? तो 114 सूक्त है और 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब देखिए यहाँ पे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 39वीं बीपीएससी का है तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। ऋग्वेद में उल्लेखित है और ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यह सभी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बार 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। यहाँ ध्यान से देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो लोहे का प्रयोग इसमें से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। कौन? हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बानेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है जिसकी तिथि जो है 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग निर्धारित की गई। भारत में नोह यानी कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्णा लोहित मृद भाड़ों के साथ प्राप्त होता है जिसकी संभावित तिथि जो है वो 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो है वो आपको 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख जो है श्यामयस, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछता है लोहा को श्यामयस के रूप में प्राप्त हुआ है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है।
अजंती खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार्य है। तो इसका मतलब यही है कि पुरातत्वविदों ने इसका काल जो है मुख्य रूप से जो माना रहा है वो 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत जगह पूछा गया है। देखिए बीपीएससी 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट कौन सा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो पुरसूनी नदी के तट पर लड़ा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया है? पुरसूनी नदी। यहाँ पे दिया हुआ है 10 राज युद्ध। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध पुरसूनी नदी आधुनिक रावी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस तट पर लड़ा गया जिसमें भारतों के राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें कि सुदास विजय हुए थे। अब देखिए ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। देख लीजिए बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बनता है, तो क्या 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 का क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ का ये ऋषिपत्तनम में उन्होंने प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट मिलान करने वाला यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो चलिए मिलाते हैं क्या दिया है। जन्म पूछ रहा है, बुद्ध जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम कहिए या सारनाथ कहिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारनाथ या ऋषिपत्तनम। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सारनाथ या फिर ऋषिपत्तनम में। ठीक है, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश जो दिए थे बुद्ध, वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। 5वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? देख लीजिए अजातशत्रु के शासनकाल में कह रहा है, तो पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति वो अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, ध्यान रखिएगा राजगृह में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का जो काल था उस समय अध्यक्ष महाकश्यप जी के समय में, और काल जो था वो अजातशत्रु के काल में, और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो वही क्वेश्चन है, राजगृह में हुआ था। देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी 67वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? तो इसका सही आंसर अभी जो हम लोग पढ़े हैं
बार बार राजगीर में कितना रिपीट हो रहा है देख लीजिए। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगीर में अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल जो था वो अजातशत्रु का था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। कनिष्क के काल में जो है चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो अभी बताए हम लोग कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कौन सी बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी? तो कनिष्क ने करवाई थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्क ने। आगे है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। और कौन सी बौद्ध संगीति थी? तीसरी बौद्ध संगीति थी, याद रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति थी। और इसके जो अध्यक्षता कर रहा था वो मोगलीपुत्र तिष ने किया था, याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्र तिष कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। बहुत बार पूछता है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बुद्ध जी का? कुशीनगर में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 47वीं बीपीएससी प्री में, 53वीं 55वीं बीपीएससी में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक जो किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की जो है धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथों में क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इनको क्या कहा गया? इसी को त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह होता था। सूत पिटक जो होता था महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह होता था। और अभिधम पिटक होता था बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का। देखिए इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, जिसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए स्टार मार्क बना दिया है इसमें, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इस क्वेश्चन में विवादित क्वेश्चन है ये सब। महाबोधि मंदिर स्थित निवर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। देखिए वर्तमान जो है 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने से उठाने का अधिकार है। गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष जो है क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्ववर्मा द्वारा, अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। देखिए 5वीं पीढ़ी 6ठी पीढ़ी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया, क्योंकि 5वीं और 6ठी में विवाद चल रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री संयुगक ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री थे संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक चीनी यात्री संयुगन थे। इन्होंने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी तक। आगे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया था। किन्होंने? तो संयुगन ने। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ठीक है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। कहाँ पे? जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, वे शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो था आपको आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे आलार कलाम, और दूसरे गुरु जो थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। ध्यान रखिएगा, पहले गुरु आलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कह रहा है कि कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका पढ़ते हैं बॉक्स वाला। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की बहुसंख्यक मूर्ति का मतलब बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में, देख लीजिए यहाँ पे आगे दिया होगा, मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण श्रेय श्रृंगार गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बना है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है आपको राजगीर में। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो कहाँ है? राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या है? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही बात है कि महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोध गया में 6 वर्ष की स्थापना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो बुद्ध धर्म भी खत्म हो गया, उस चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब जो चैप्टर है वो है जैन धर्म। देखिए यहाँ पे जैन धर्म स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जैन धर्म अब पढ़ेंगे। देख लीजिए जैन धर्म का पहला क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म का पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कितने बार ये क्वेश्चन को पूछा गया देख लीजिए। 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया है, 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है, 53वीं बीपीएससी 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडनग्राम वैशाली में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडनग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लीजिए, शुरू में ही पढ़ लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडनग्राम कुंडलपुर वैशाली के निकट पड़ता है, लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देख लीजिए इसमें 599 ईस्वी पूर्व दिया है, ये भी विवादित है। देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी में 500 ईस्वी पूर्व दिया है, लेकिन लुसेंट सब में जो है 540 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है। महावीर जी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है लुसेंट में। इसमें देखिए 599 ईस्वी पूर्व दिखा रहा है, लुसेंट में आपको 540 ईस्वी पूर्व दिख जाएगा। महावीर जी का जन्म यहाँ पे दिया है 599 ईस्वी पूर्व। तो देख लीजिए उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनमें उनके बड़े भाई
नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर देख लीजिए एनसीईआरटी में भी 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। ठीक है, देख लीजिए क्या कहा है कि इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिएगा रियल जो आप मानेगा लोग या बीपीएससी भी तो 599 ईस्वी पूर्व ही मान सकता है इन लोगों के हिसाब से, किताब के अनुसार। बाकी हर जगह तो लुसेंट में दिया है 540 ईस्वी पूर्व, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 599 को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा सटीक आंसर अब यही होना चाहिए 599 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो कौन था? तो जामिल था। देख लीजिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। अन्नोजा प्रियदर्शी इसका पूरा नाम था। अन्नोजा प्रियदर्शी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई और उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया और उसका प्रथम शिष्य था जामाली। ठीक है, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक, देख लीजिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष का स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अभी पढ़े हैं पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हो गया था। आगे देखिए बराबर की गुफाओं को उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आजीविका हो जाएगा। आजीविका हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं वैसे क्या है इसका आंसर, सही है आजीविका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व, इसको पढ़ते हैं हम लोग। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों के संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। याद रखिएगा सच्ची ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? याद रखिए इसको भी, कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन के मामले में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देख लीजिए यहाँ पे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल हो जाएगा। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे मक्खली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, देख लीजिए पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति। देखिए प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। और दूसरा हुआ था कहाँ पे? तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। दूसरी जैन संगति बल्लभी गुजरात में हुआ था और उसका जो अध्यक्षता कर रहा था कौन कर रहा था? तो क्षमा श्रवण कर रहा था। पहला का स्थूलभद्र और दूसरा का क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका भारी झुकाव था? तो खारवेल का। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक था खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का
बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इनका जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनेगा कि हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में, याद रखिएगा आगे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ था, तो वो था जिम्ब्रिक ग्राम। कहाँ था, जिम्ब्रिक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैन धर्म भी समाप्त हो गया चैप्टर, जैन धर्म का जो चैप्टर था वो भी समाप्त हो गया है। अब नया चैप्टर है कौन सा, शैव तथा भागवत धर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए शैव धर्म और भागवत धर्म। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो थी वो अत्यधिक थी, तो गुप्त की जो है देन जो है वो अत्यधिक थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष है वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्तों का राज चिन्ह था, ध्यान रखिएगा, गरुड़ जो था वो गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये चैप्टर, इस चैप्टर भी देखिए, ये चैप्टर भी बहुत छोटा था, मात्र 2 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन था, ये भी समाप्त हो गया। अब देखिए क्योंकि इस सबसे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। आगे है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्या है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी, ठीक है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन, हालांकि इसका आंसर जो होगा उदयन होगा, याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो उदयन होगा। पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर उदयन ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देख ले आगे को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ देख लीजिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो इसका भी, इसमें भी स्टार मार्क लगा है, तो इसका भी हो जाएगा उदयन हो जाएगा, याद रखिएगा इसका भी उदयन ही होगा आंसर। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो उदयन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की, तो उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, किसके द्वारा, तो उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन ई दिया हुआ है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पढ़ते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो था वो मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था, मगध का उत्कर्ष हुआ था, मगध साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया है, देख लीजिए यहाँ पे।
देखिए मिलान करने के लिए दिया है, तो वत्स हो जाएगा आपको कौशाम्बी, गंधार हो जाएगा तक्षशिला, अंग हो जाएगा चंपा और मल हो जाएगा कुशीनारा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा आंसर। ए का 4 दिया हुआ है, ए का 4, ए का 4 किसी में नहीं है, पहला को ऑप्शन हो जाएगा इसका। देख लीजिए दिया है महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियां हैं, तो मल्ल का कुशीनारा हो जाएगा, अंग का चंपा हो जाएगा, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख दिया है, देख लीजिए मल का कुशीनारा, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स के कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, यार ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देख लीजिए यहाँ पे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। कहाँ पे? वैशाली में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजगिरी या गिरिब्रिज जो थी, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है या कौन सी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि राजगिरी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर था जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगिरी हो जाएगा सही आंसर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो राजगिरी शहर था वो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ये देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है कि कितना क्वेश्चन को देखिए, पहले ये देखिए आप लोग कि घुमाया कितना है, देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन को। सीधा पूछ देता कि मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभिक में कहाँ थी? तो राजगिरी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ठीक है भाई, राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? पूछ रहा है कि महावंश के अनुसार बताइए बिंबिसार जो है किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 वर्ष की आयु में जो है बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, 15 वर्ष की आयु में। राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। बिंबिसार का जन्म जो है 558-59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ। महावंश के अनुसार उसने 543 ईस्वी पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश का ही था अजातशत्रु। मगध शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की क्या कर देता है? हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया था। और इसकी हत्या जो है इसके पुत्र मतलब प्रीतिहंता वंश भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्योंकि पिता को ही मार दिया जाता था। बिंबिसार को मारा कौन? अजातशत्रु को कौन मार दिया? उदयन मार दिया। ठीक है, बिंबिसार की हत्या कौन करके बैठ गया गद्दी पे? कौन? अजातशत्रु। और इसका पुत्र उदयन जो है इसका हत्या करके बैठ गया गद्दी पे। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन में से भिन्न ने, तो मतलब इसका जो हत्या जो है उदयन ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम अभी हम लोग पढ़े हैं कि हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये अग्निहोत्र निकाय या भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। याद रखिएगा 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? अग्निहोत्र निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? अच्छा क्वेश्चन है। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का। ये पूछा है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 का क्वेश्चन है कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? ये भी पूछता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है
67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है प्री का 2022 का। बिंबिसार मगध शासक यानी कि बिंबिसार के जो चिकित्सक थे वो कौन थे? वो जीवक थे। जीवक जो थे वो बिंबिसार के चिकित्सक थे, ध्यान रखिएगा। मगध के शासक बिंबिसार के चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था, ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? वही क्वेश्चन है, जीवक जो थे बिंबिसार के चिकित्सक थे कौन? तो जीवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, और धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। 44वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध उपयुक्त में से एक से अधिक है। यहाँ पे देख लीजिए, चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम जो था महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल था। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम जो है वही महामेघवाहन वंश भी पड़ गया, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। अब नेक्स्ट देखिए, राजा खारवेल का नाम जो है जुड़ा है किससे? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी। तो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर में, अंग की राजधानी हो जाएगा, एक सेकंड, अंग की राजधानी होगा चंपा हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये हो जाएगा आपको खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारवेल के द्वारा विजिट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है? नेक्स्ट है, ये चैप्टर भी देखिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया, इस चैप्टर को हम लोग ने समाप्त कर दिया है। अब आता है यूनानी आक्रमण, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण का जो पहला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो धनानंद था। नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, और नंद वंश का स्थापना किया था कौन? तो महापद्मानंद ने किया था। और नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। वही धनानंद जो है वो सिकंदर महान के क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी प्रदान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था, और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? वो जगह इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है कौन सा? इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन है इसमें इंडिका में, और ये लिखा किन्होंने है? तो मेगास्थनीज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? हुन राजा तोरमन किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? यहाँ क्वेश्चन है कि हुन राजा तोरमन जो है वो किस ओलिकर के राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो वो जगह प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। हुन के राजा तोरमन किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश वर्मन के द्वारा। बीपीएससी सीडीपीओ 2018 पीढ़ी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य। देखिए, क्योंकि वो सब चैप्टर छोटा छोटा था तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता है बड़ा बड़ा चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, उससे क्वेश्चन बनता है। मौर्य से इससे क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मौर्य का कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? देखिए 48वीं 52वीं बीपीएससी 2018 में पीढ़ी में पूछा गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किन्होंने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, देख लीजिए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स जो है वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को
एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह जो है वो विशाखदत्त कृत है। कौन सा? मुद्रा राक्षस है। विशाखदत्त कृत है, मुद्रा राक्षस लिखा है किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है? तो विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। कौन सा? तो मुद्रा राक्षस में। देख लीजिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, यहाँ देखिए, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा? तो देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधित अप्रियाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो वो किस पर आधारित है? तो वो राजनीतिक पर आधारित है। देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। 5 नंबर का, 5 नंबर कहाँ गया? एक सेकंड रुक जाइए। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ई। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। देख लीजिए, ऑप्शन ई दिया हुआ है, तो इसको पढ़िए। क्या दिया है? कौटिल्य। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, आमति, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। सबसे पहले अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां, भी हम बताए थे, तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था किसका? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। देखिए 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षेत्र के राज दरबार के सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक है, कौन सा है? इंडिका है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन। देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका कलिंग विजय का जो वर्णन है वो ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 13वां जो शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया। पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, देख लीजिए। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल के
आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था वो सम्मिलित नहीं था अशोक के काल में, जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन? तो श्रीलंका। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो लकड़ी का महल बना था। चंद्रगुप्त का जो महल था मुख्यतः वो लकड़ी का महल था। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाबरू स्तंभ। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाबरू स्तंभ में बताया है। देखिए, भाबरू बैराट स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी राजा मांगंध संग अभिवादेतुनंग आहा अपावा धतंग च, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है, ये भी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक दिया है, तो इसका भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया इसके बारे में। अशोक का धम्म जो है, धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। ठीक है, अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोइचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। याद रखिएगा, किस नाम से? तो प्रियदर्शी के नाम से। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पूछेगा तो भाषा प्राकृत हो जाएगा। लिपि पूछेगा तो लिपि हो जाएगा आपको ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख की यहाँ पे भाषा की बात कर रही है तो भाषा हो जाएगा प्राकृत भाषा। लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस क्वेश्चन का देख लीजिए महत्व कितना पूछा गया है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में 2008 में, 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर होना चाहिए खरोष्ठी लिपि। एक सेकेंड देख लेते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे खरोष्ठी लिपि। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है खरोष्ठी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर? वही क्वेश्चन है। तो खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे है, अशोक के अभिलेखों में पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ाया गया था 1837 में। ध्यान रखिएगा कि अशोक का अभिलेख को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने का सफलता प्राप्त। कौन सा? दिल्ली टोपरा अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बृहदत्त। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहदत्त जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट। वही क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो बृहदत्त है। कौन है अंतिम मौर्य सम्राट? बृहदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया?
तो ये किया था रोमिला थापर ने। इस क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर ने। अब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं को उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये क्या था? आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इस चैप्टर, वो चैप्टर भी खत्म हो गया मौर्य काल, ठीक है। अब नया चैप्टर है मौर्योत्तर काल। मौर्य समाप्त हो गया, अब है मौर्योत्तर काल। तो इसको देखिए क्या कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो जावा सुमात्रा से, ठीक है। ताम्रपत्र लेख में दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से। तो इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए। पाल वंशी शासक, एक सेकेंड रुक जाइए। पाल वंशी शासक देवपाल जो है बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? फेमस क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछता है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये हो जाएगा बालदेव पुत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ में वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो रुद्रदामन द्वारा इसका मरम्मत किया था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। देख लीजिए, इसको भी पढ़ना जरूरी है। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विम कटफिसेस। क्या हो जाएगा? विम कटफिसेस। कुषाण शासक थे विम कटफिसेस। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कटफिसेस ने। देखिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको भी। देख लीजिए, कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। कण्व वंश के कौन थे संस्थापक? तो वासुदेव थे। वासुदेव थे कण्व वंश के संस्थापक। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए उस चैप्टर को भी समाप्त कर दिए हम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो चैप्टर समाप्त हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा गया 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में। देख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना है, लेकिन शासकों के आक्रमणों का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, उसकी पत्नी धूप देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछता है क्वेश्चन किसका है, तो विसेंट स्मिथ की रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ के द्वारा रचित है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है, तो हरिसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो कौन किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन थे? वो स्कंदगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। अब युग पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो गुप्त युग है। कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। देखिए 48वीं 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमान। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बख्तियार खिलजी का अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, या भारत में बौद्ध के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो पहला कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है देख लीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सही दोनों है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, और दूसरा पहला क्या है, पहला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये गलत है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दूसरा कह रहा है कि हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये भी गलत है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नहीं, ये आया था हेनसोंग के काल में, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त, इसीलिए दोनों गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, इसमें दोनों कथन गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो इसका ऑप्शन ई दे रहा है, देख लीजिए। चीनी यात्री सुंगयुन 518 राइट है, 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो चीनी यात्री थे कौन? संयुगन जो है, इन्होंने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग जो है, इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था कब? तो ये किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका भी आंसर दिया है। इत्सिंग जो है बिहार का भ्रमण कब किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका पढ़ते हैं कब दिया था, देख लीजिए यहाँ पे बॉक्स में दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेले केंटल नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए जो है चीन वापस लौट गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये, याद रखिएगा। इसका पढ़ते हैं। ऑप्शन ई दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका पढ़ लेते हैं, क्या दिया है बॉक्स में एक बार देखिए। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वो भृगु कच्छ भड़ोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा केम्बे में भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका भी आंसर क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का। कह रहा है कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे कौन? तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ई दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बीपीएससी ने इस प्रश्न का प्रश्न का सही उत्तर माना है वो ए माना है। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बीपीएससी के अनुसार जो है यहाँ पे सुश्रुत माना है कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे कौन? सुश्रुत जाना जाता था। तो बीपीएससी ने ऑप्शन ए माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने दिया था। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन कि भूमि अनुदान जो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जो दिया था वो दिया था सातवाहन शासकों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुप्त युग में भूमि और राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भूमि और राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को? तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी, बिना जोती हुई जंगली भूमि, उसी को कहा जाता था अप्रहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। गुप्त काल में शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो शीशे की, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो सातवाहन हो जाना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। ये सही है, सातवाहन ही होगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य हो कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की थी और इनकी वास्तविक राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुरानों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो किन्होंने किया था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने किया था। कह रहा है कि इसमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने किया था। 64वीं बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन था। देख लीजिए, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था? हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए सीडीपीओ 2022 पीढ़ी में पूछा गया है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ये कुषाणों के समय में। 38वीं बीपीएससी का है। देख लीजिए, कला की गंधार शैली जो है वो किस समय फली फूली? तो कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्रीपवर्तीय कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्रीपवर्तीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु को कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्रीपवर्त का शासक तथा आंध्रभृत्य, आंध्रों का नौकर
कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक जो था वो श्री शांतमूल था। कौन था? श्री शांतमूल था इस वंश के संस्थापक। नेक्स्ट देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना जो किया था वो पुष्यभूति ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया है? तो पुष्यभूति ने किया है। नेक्स्ट देखिए, कविबान जो है निवासी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि कविबान निवासी था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं देख पाते। इसके बारे में, बाण भट्ट जो का जन्म जो है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। बाण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। और उनके पिता का जो नाम था चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग के समय में हर्षवर्धन आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। याद रखिएगा, ह्वेनसांग के भारत में यात्रा के दौरान जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन? तो ह्वेनसांग ने, जो कि किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। और इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला क्या है? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। और पहला क्वेश्चन इसका क्या है? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन? तो चंदेल सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? चंदेल वंश। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्या दिया है इसके बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों के मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदड़िया महादेव मंदिर जो है वो सर्व प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर दिया है ई नंबर ऑप्शन दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्टों के बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। वी.एस. अग्रवाल के द्वारा जो है सर्वप्रथम कहाँ पे? तो मथुरा में जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय जो है वो गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली, देख लीजिए यहाँ पे, कला की गांधार शैली मुख्य रूप से फली फूली तो कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? कुषाणों के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां जो है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? कह रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये हो जाएगा गुप्त कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है अजंता में।
ठीक है, बहुत सारा पेंटिंग जो है अजंता में मौजूद है। महाराष्ट्र में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित कहाँ पे है? अजंता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण है उल्लिखित है? तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख ये पूछा है बीपीएससी सीडीपीओ प्री में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो ये चंदेल शासक हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल शासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। बराबुदुर जो है ये विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ये भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, ठीक है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त को भेजा था। देख लीजिए, आपको अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं इतना, इसमें से आपको बहुत कम क्वेश्चन ही लगा होगा कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, या फिर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है, एकदम अंदर से फला बुक से चिल्ला बुक से जितना लोग बताता है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, जो कि मेरे ख्याल से एकदम उसको कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड नहीं कह सकते इसको। तो ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जिसमें स्टार मार्क लगा है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अगला चैप्टर है आपका दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन था? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। चोल वंश के संस्थापक था विजयालय, और ये पूछा है 67वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चोल वंश के संस्थापक जो था वो था विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये, देखिए 63वीं बीपीएससी में पूछा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जाना जाता ग्राम पंचायत के लिए जाना जाता था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा चोल। स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो चोल प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव ने, तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाए थे? तो पल्लव में, तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में स्थित है एकाम्बरेश्वर का मंदिर जो है, ये कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा मंदिर? एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है ये कांचीपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजराज प्रथम हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर एक सेकंड देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक सेकंड। हाँ, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कदम्ब का नहीं हुआ, बाकी चेर, चोल, पांडव का हुआ है। कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संगम युग में उड़ायूर किस लिए विख्यात था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि उड़ायूर किस लिए पर विख्यात था। तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उड़ायूर जो था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो इसको कहते थे गोपुरम। अच्छा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो गोपुरम कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो स्थापित किए थे वो चेर ने स्थापित किए थे। देख लीजिए यहाँ पे रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल के चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकमेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे, तो चेर ने स्थापित किए थे। फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो यह आया था देवराय द्वितीय के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, देवराय द्वितीय के काल में आया था। याद रखिएगा देवराय द्वितीय के, निकोलो कांटी आया था देवराय प्रथम के काल में, और अब्दुल रज्जाक जो है ये आया था देवराय द्वितीय के काल में आया था। डोमिगोस पायस और बारबोसा जो था ये कृष्णदेव राय के काल में आए थे। किसके काल में, कृष्णदेव राय के काल में आया था। और अच्युत राय के काल में नूनीज आया था। याद रखिएगा डोमिगोस पायस, बारबोसा ये सब पुर्तगाली थे, और ये अब्दुल रज्जाक फारस के थे जो कि देवराय द्वितीय के काल में आए थे। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हम लोग का इस चैप्टर भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। वैश्विक किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैश्विक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कनाद ने। ठीक है, 66वीं बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये हम लोग पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। किन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, वही क्वेश्चन है, तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा आंसर। अगला है कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, तो ये हो जाएगा कार्तिकेय। ठीक है, कालिदास के कुमार संभवम ये कालिदास द्वारा लिखा गया है, और कह रहा है कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, तो ये हो जाएगा कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक बताए थे थोड़ी देर पहले, विशाखदत्त है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज के पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका। देख लीजिए यहाँ पे दिया होगा इंडिका, देखिए यहाँ पे दिया है इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तकों का नाम जो है वो है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, तो चलिए मिलान करते हैं। क्या है, पहला है बृहत संहिता, तो बृहत संहिता हो जाएगा वारामिहिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूसिका मसा जो है ये हो जाएगा अतुला हो जाएगा। और राजतरंगिणी पता है आप लोग को, राजतरंगिणी कलहन, और विक्रम देव चरित हो जाएगा विलहन। पुस्तक है और ये लेखक है, तो बृहत संहिता हो जाएगा वारामिहिर, मूसिका मसा हो जाएगा अतुला, राजतरंगिणी कलहन, और विक्रम देव चरित हो जाएगा विलहन। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है बृहत संहिता वारामिहिर, मूसिका मसा अतुला, राजतरंगिणी कलहन, विक्रम देव चरित्र विलहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पर भी मिलान करने के लिए दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर भी लेखक है और पुस्तकें हैं, मिलाइए इसको। देख लीजिए अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र कौटिल्य हो जाएगा, अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी पाणिनि हो जाएगा,
नीति सागर है तो नीति सागर का कामंदक हो जाएगा और कुमार संभवम का कालिदास हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, कुमार संभवम कालिदास और नीति सार हो जाएगा कामंदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पर भी दिया है, पढ़ लीजिए आप लोग। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंतक नीतिसार और कालिदास कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन है कल्हन। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका पुस्तक है? कल्हन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो हम लोग अभी पढ़े कल्हन के पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो औदंतपुर किस राज्य में स्थित है? ये देख लीजिए, ये तो बिहार में ही स्थित है। औदंतपुर कहाँ स्थित है? तो औदंतपुर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार में ही स्थित है। थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। औदंतपुर जिसे उदानापुर भी कहा जाता है, उदानापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक जो थे वो गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय में, ये हम लोग थोड़ी देर पहले अभी पढ़े ही है। शुरू में धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आधारित है बताया प्रशासन के बारे में, वहाँ बताया गया है शासन के बारे में, कैसा व्यवस्था था वहाँ पे। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं और देख लीजिए। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो डाला गया राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के अभी पढ़े हैं हम लोग, कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अगला है इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो सही युग में जो है वो मत विलास प्रहसन किया गया है महेंद्र वर्मन के द्वारा। ये सही है, बाकी ये सही नहीं है। यहाँ पे आइए पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन का है, अमुक्त मौल्यवादी कृष्णदेव राय का है, और सम्रांगन सूत्रधार जो है ये राजा भोज परमार वंश के हैं, और मानसोल्लास जो है ये सोमेश्वर तृतीय का है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? इसका जो है कोई जानकारी नहीं है, कौन लिखा है इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर क्या करता था? वर्णन करता है। और इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इनमें भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, पहली बार व्याख्या किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। किन्होंने कहा था? आर्यभट्ट। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे है कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ई दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्योंकि इसका देख लीजिए यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिया हुआ है। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? कह रहा है कि सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सोमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिस कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी कार्य नहीं किया गया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। ठीक है, याद रखिएगा। बीपीएससी जो है इसका उपसर एक सुश्रुत माना है, और सुश्रुत को जो है शैल क्रिया का जनक कहा जाता था। कवि बाण जो है निवासी थे कहाँ के? अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, पाटलिपुत्र के। कवि बाण निवासी थे कहाँ के? पाटलिपुत्र के। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो चंद्रबरदई है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वही क्वेश्चन है, तो कौन है? चंद्रबरदई है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखा गया है चंद्रबरदई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवशदाता के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्नवशदाता। स्वप्नवशदाता के लेखक जो है वो भास है। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। देख लीजिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरात चूर्णियम पुस्तक किसने लिखा है? तो किरात चूर्णियम भारवी शायद लिखा है। देख लेते हैं एक बार आंसर, कौन लिखा है? एक सेकेंड, डी दे रहा है, डी में क्या है? भारवी सही है मेरा। देख लीजिए यहाँ पे, किरात चूर्णियम पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पानो हो जाएगा सही आंसर। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पानो हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पानो किसके द्वारा? नागसेन द्वारा लिखित है। मिलिंद पानो में नागसेन एवं हिंद एवं शासक मेनांडार के बीच वार्तालाप का वर्णन है, इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, हर्षचरित ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त के वर्णन का प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिलान करने के लिए दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? चरक। चरक हो जाएगा आपको चिकित्सा। चरक का संबंध चिकित्सा से था। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ भी थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बारामीर। बारामीर ज्योतिष भी थे। और विशाखदत्त हो जाएगा नाटककार हो जाएगा। इसका आंसर ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या यहाँ पे देख लीजिए। चरक। चरक किसके द्वारा है? तो चरक चिकित्सा में संबंधित है। ब्रह्मगुप्त गणित, बारामीर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटक का। नेक्स्ट देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सागर। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? ये कामंतक के द्वारा। बीपीएससी में पूछता है, देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। नीति सार किसके द्वारा लिखा गया? कामंतक। तो दिन पर दिन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 30 नंबर, अब देखिए, अब पहला है क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, पूर्व मध्यकाल। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जिसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, कर्नाट वंश कह रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक नानीदेव था। 56वीं 59वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नानीदेव। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया है, कर्नाट वंश के संस्थापक नानीदेव 1097 से 1147 ईस्वी। वे एक महान योद्धा थे। नानीदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल जो था 1097 से 1325 मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह था। ये पूछता है ज़्यादातर, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह। देखिए 60 और 62 दोनों में पूछा गया है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, एक सेकेंड रुक जाइए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कह रहा है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है।
ठीक है, कह रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में कह रहा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये गलत है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। पहला और दूसरा गलत होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 1 और 2 दोनों गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक किसने किया था? धर्मपाल ने किया था और बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वही क्वेश्चन है, धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल हो जाएगा, अभी पढ़े हम लोग। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो थे वो थे मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय। देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो कर्नाट राजवंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो था वो आपको जावा और सुमात्रा से। ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा बालदेव पुत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बालदेव पुत्र। देख लीजिए, स्वर्णभूमि के शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? अभी पढ़े थे, चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो औदंतपुर बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा, औदंतपुर कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जैनुल आबदीन। याद रखिएगा, सुल्तान जैनुल आबदीन जो है इसे कहा जाता था कश्मीर का अकबर, कहा था जैनुल आबदीन को कहा जाता था। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग का देख लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। एंशिएंट हिस्ट्री टोटल 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक में बना था एंशिएंट हिस्ट्री का, टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। आगे का जो वीडियो होगा वो होगा मिडावल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया, अभी प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन होगा वो हम आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। इसीलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और लुसेंट सीरीज भी मेरा चलता है। लुसेंट सीरीज में आपको अगर जुड़ना है, किसी को लुसेंट पढ़ने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, नहीं पढ़ पाते, याद नहीं होता है, तो आप लोग मेरे लुसेंट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी अभी 70वीं बीपीएससी का डेट नज़दीक आ गया है, तो बराबर जो है प्रीवियस ईयर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंशिएंट हिस्ट्री का होगा नेक्स्ट वीडियो।